नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जीके MCQ बुक वाइज सीरीज। जैसा आप सभी जानते हैं, बलूदी जी की पुस्तक को हम कवर कर रहे थे। जनपदवार हमने सभी MCQs को यहाँ पर रिवाइज कर लिया है। लास्ट वीडियो में उत्तराखंड में यातायात से संबंधित MCQs को भी हमने कवर किया था और उस चैप्टर को खत्म किया था। आज हम इसी पुस्तक से हमारी 46वीं क्लास यहां पे कवर करेंगे। शुरुआत में आपको कुछ क्वेश्चन उत्तराखंड की जो पर्वतीय अधिवास है यानी किस प्रकार के घर हैं उनसे जुड़ी शब्दावली है, उसके कुछ MCQ यहां पर देखने को मिलेंगे और आगे इसी वीडियो में उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस वाले चैप्टर की शुरुआत हम यहां पे कर जाएंगे। अगर आपने इससे पहले की 45 क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जैसे ये पूरी पुस्तक आपको दी गई है, अलग अलग खंड में इसको विभाजित किया गया है, उसके अंदर कई सारे अध्याय आपको दिए गए हैं। पहला खंड हमारा कवर हो चुका था, आज हम दूसरा खंड इसको खत्म कर देंगे। इसके अंदर आपके टोटल 11 अध्याय थे और आज ही आपका तीसरा खंड यहां पे शुरू हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द पहला और दूसरे खंड की एक ज्वाइंट मास्टर वीडियो हम यहां पर अपलोड करें, जिससे आप उन 45 क्लासेस को बहुत कम समय में और एक ही जगह से रिवाइज कर सकें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मुख्य गांव के निकट बसे छोटे से गांव को क्या कहा जाता है? तो देखिए, राज्य में जो मेन एक गांव होता है उस गांव के आसपास भी कुछ लोग निवास करते हैं। तो मुख्य गांव के निकट छोटे छोटे जो गांव बसे होते हैं उनको कहा जाता है लग्गा या तोक। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। जैसा उत्तराखंड की भू आकृति है, यहां पर गांव काफी सारे छोटे छोटे हमें देखने को मिलते हैं, जिनकी आबादी ज्यादा नहीं होती है। जो छोटे छोटे गांव होते हैं उनमें 10 से 12 परिवार ही निवास करते हैं। जैसे जैसे वो परिवार आगे बढ़ते हैं, भूमि का बंटवारा होता जाता है, तो कुछ लोग उस मुख्य गांव से निकलकर आसपास के क्षेत्रों में जाकर बसना शुरू कर देते हैं। छोटे छोटे गांव वहां पर और बन जाते हैं। उन्हीं गांवों को जो मुख्य गांव के निकट हैं लग्गा या तोक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य में अधिवासों के प्रकार से संबंधित निम्न कथनों पर चर्चा करें और सही कथन का चयन करें। तो राज्य में अधिवासों के प्रकार, घरों के प्रकार से संबंधित किस प्रकार के घर यहां पाए जाते हैं, 3 कथन दिए गए हैं। चलिए देखते हैं कौन सा वाला कथन यहां पर सही है। पहला, अधिवासों के मुख्यतः 3 प्रकार राज्य में होते हैं। तो पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। राज्य में अधिवास यानी लोगों के रहने के जो निवास स्थल हैं वो मुख्य तौर पर 3 प्रकार के यहां पर माने जाते हैं। इन 3 में जो पहले हैं वो आते हैं सघन अधिवास, यानी सघन मकान यहां पर बने होते हैं। दूसरा है, उसे कहा जाता है अपखंडित या विरल अधिवास, और तीसरा है आपका एकाकी अधिवास। ठीक है, तो मुख्य तौर पर राज्य में अधिवासों के यानी लोग किस प्रकार यहां पर रहते हैं, तो 3 प्रकार हैं, सघन होगा, विरल होगा या एकाकी होगा। जो सघन अधिवास होते हैं आपके मुख्य तौर पर जो समतल भूमि खंड है राज्य के घाटी वाले इलाकों में, वहां पर इस प्रकार के आवास आपको देखने को मिलते हैं। जो सघन वाले हैं वो लगभग आपके 1200 से 1500 मीटर की ऊंचाई वाले इलाकों में आपको मिलेंगे। जो अपखंडित या विरल अधिवास हैं ये आपको 1800 से लगभग 2250 मीटर की ऊंचाई पर ज्यादा देखने को मिलेंगे और 2250 के ऊपर आपको एकाकी अधिवास देखने को मिलते हैं। तो पहला कथन आपका सही है, ये 3 प्रकार के होते हैं। दूसरा, सघन अधिवास प्रकार की बस्तियां मुख्य रूप से 1200 से 1500 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती हैं। तो पहला वाला भी सही और दूसरा वाला भी आपका सही है। एकाकी अधिवास समुद्र तल से 2250 मीटर से अधिक की ऊंचाई वाले शिखर क्षेत्रों में होते हैं। ये वाला भी सही है। तीनों की ऊंचाई हमने अभी देखी थी। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम कोशिश करेंगे इस बुक वाइज वाली सीरीज में आपके जो क्वेश्चन हैं उनको नए पैटर्न के आधार पर बना सकें, कथन वाले क्वेश्चन ज्यादा कर सकें और अधिक डीप में यहां पर जा सकें, जिससे क्वेश्चन आयोग आपके बनाता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके बलूदी जी की पुस्तक से ही बने हैं। यहां पर आपके तीनों कथन सही हैं, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। इसके अलावा हमें राज्य के कुछ इलाकों में जुड़वा गांव या दोहरे गांव भी देखने को मिलते हैं। जुड़वा गांव यानी कि
ऊपरी इलाकों में और निचले इलाकों में एक ही गांव यहां पर बसा होता है, उनको तल्ला और मल्ला के नाम से भी जाना जाता है। उनके साथ जोड़ दिया जाएगा तल्ला और मल्ला। तो उन गांवों को जो एक ही नाम से बसे हैं, ज्यादातर एक ही प्रकार के लोग दोनों गांव में रहते हैं, उनको जुड़वा गांव कहते हैं। ठीक है, जो ऊपरी इलाकों में है, जैसे किसी गांव का नाम ले लीजिए, जैसे आपने माणा ले लिया, तो माणा का जो ऊपरी इलाका हो जाएगा या ऊपरी इलाकों में जो गांव बसा है उसे माणा मल्ला कहेंगे, और जो निचले इलाकों में है उसे माणा तल्ला कहेंगे। तो जुड़वे गांव आपको ज्यादातर कहां देखने को मिलते हैं? जो उच्चस्थ हमारे इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर ऋतु प्रवास के लिए इस प्रकार के जुड़वे गांव बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, पूर्व काल में स्थापित कुछ ग्रामीण अधिवासों से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? चलिए अब यहां पर देखते हैं। हमने अभी के अधिवासों की बात तो कर ली, पूर्व काल के कुछ अधिवास, उनसे संबंधित जो आपके क्वेश्चन हैं घरों से संबंधित, उनको देखते हैं। पहला दिया है, इनमें घरों को 2 श्रेणियों में विभक्त किया जाता था। पहला वाला कथन आपका गलत है। देखिए, पूर्व काल में गांवों के जो घर होते थे उनको मुख्य तौर पर 3 वर्गों में विभाजित किया जाता था, 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता था। कुछ ऐसे घर होते थे जो आपके गांव के उचले इलाकों में, यानी जो गांव के ऊपरी इलाके हैं, वहां पर बनाए जाते थे। वो घर ज्यादातर गांव के जो प्रभावशाली लोग हैं, ऊंची जातियां हैं, ऊंचे वर्ग के ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, उनके होते थे। जो निम्न वर्ग के ब्राह्मण राजपूत होते थे, उनको गांव के मध्यवर्ती हिस्से में मकान बनाने होते थे, वहां पर वो अपने मकान बनाते थे। और फिर जो गांव के अंदर जो पिछड़ी जातियां रहती थी, वो गांव के निचले इलाकों में अपने मकान आदि बनाते थे। तो इन मकानों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया था? 3 श्रेणियों में, ना कि 2 श्रेणी में। तो पहला गलत है। पहले प्रकार के घर गांव के थोकदार, प्रधान परिवार, उच्च ब्राह्मण राजपूतों के होते थे। यह वाला कथन आपका सही है। अभी मैंने आपको कहा, अभी भी अगर आप उत्तराखंड के अधिकांश गांवों में देखेंगे तो इसी प्रकार की संरचना आपको देखने को मिलेंगी। तो सेकंड वाला आपका सही है, आपको सही वाला बताना था, यह बिल्कुल सही आंसर हो गया। इन्हें ग्राम के मध्यवर्ती भाग में, इनके घर गांव के मध्यवर्ती भाग में बने होते थे। इनके यानी जो सेकंड वाला कथन है, तो ये गलत हो जाएगा। जो पहले प्रकार के घर हैं जो प्रभावशाली लोगों के होते थे, वो उच्चस्थ इलाकों में, यानी गांव के सबसे ऊपरी इलाकों में होते थे। ठीक है, मध्यवर्ती में नहीं। दूसरी श्रेणी के घर निम्न वर्गीय ब्राह्मणों, राजपूतों के होते थे, जिन्हें गांव के निचले भाग में बनाया जाता था। यह वाला भी गलत है। इनके घरों को गांव के मध्यवर्ती भागों में बनाया जाता था। ठीक है, तीसरी श्रेणी के जो घर होते थे अनुसूचित जाति के लोगों के, वे घर होते थे और उन्हें गांव के निचले भागों में बनाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, पर्वतीय क्षेत्रों में धुरपौली किसे कहते हैं? तो देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों में धुरपौली जो कहा जाता है, ये पटालों की पंक्ति को कहते हैं। एक क्वेश्चन आपके पास पेपर में आया था कि पाथर और पटाल अच्छे किस्म के राज्य में कहां आपको पाए जाते हैं, कहां पर आपको मिलते हैं? तो राज्य में उत्तम श्रेणी के जो पाथर और पटाल हैं वो हमें अल्मोड़ा में मिलते हैं। ठीक है, गांव में जो पुराने गांव हैं, गांव के जो पुराने घर हैं, उनमें आपने देखी होगी छत जो बनाई जाती थी वो इस प्रकार के प्लेन पत्थरों से होती थी। इन्हीं को स्लेट या पटाल कहा जाता था। इन्हीं की पंक्तियों को कहा जाता है धुरपौली। इसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, जो गांव की छतें होती थी उन्हें इन्हीं पटालों से, जो स्लेटी पत्थर होता है, इन्हीं से बनाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है, पर्वतीय क्षेत्रों में 2 मंजिले मकानों के कितने प्रकार होते हैं? तो देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों में जो मकान होते हैं मुख्य तौर पर वो 2 प्रकार के होते हैं। अभी तो हमने उनकी स्थिति को देखा कि कैसे होते हैं, कहां कहां पर बने होते हैं, वो सब हमने देखा। मकान कितने प्रकार के होते हैं? मकान मुख्य तौर पर 2 ही प्रकार के होते थे गांवों में, क्योंकि 3 मंजिला तो कोई बनाता नहीं था। या तो मकान 1 मंजिला होगा या मकान 2 मंजिला होगा। जो 1 मंजिले मकान होते थे उनको भ्यूमुंडा या इखंडा या भियातारा के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, और जो 2 मंजिले मकान होते थे उनको दिपुड़ा या दुखंडा के नाम से जानते थे। तो पर्वतीय क्षेत्रों में मकान 2 प्रकार के होते थे। आपसे पूछा गया है कि जो 2 मंजिले मकान हैं वो कितने प्रकार के होते थे? 2 मंजिले मकान भी अलग अलग प्रकार के होते थे। इसके आपके 3 प्रकार हैं। एक प्रकार होता था तिवारी, एक होता था आपका डंडियाला और एक होता था आपका इकहरा। इन तीनों को आपने ध्यान रखना है। ये किसके प्रकार हैं? 2 मंजिले मकानों के प्रकार हैं गांवों के। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है,
जो तिवारी है आपका, ये डंडियाला से थोड़ा सा चौड़ा कम होता था, यानी डंडियाला थोड़े चौड़े जो 2 मंजिले मकान हैं उनको कहते थे, तिवारी उनसे थोड़े कम चौड़े होते थे। जो गरीब लोग होते थे जिनके पास ज्यादा आर्थिक संपत्ति नहीं है, वह आपके इकहरे प्रकार के मकान बनाते थे जो काफी ज्यादा कमजोर होते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, पर्वतीय क्षेत्रों में बने 2 मंजिले मकान की ऊपरी मंजिल को क्या कहा जाता है? तो गांवों के इलाकों में, पर्वतीय क्षेत्रों में, पहाड़ों में जो 2 मंजिले मकान बने होते थे, उनकी जो निचली मंजिल है, जो पहली मंजिल है, उसे कहते थे ओबिरी, और जो दूसरी मंजिल है उसे कहा जाता था मंजिल या पाड़। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन निचली मंजिल का भी पूछा जा सकता है, तो निचली मंजिल को ओबिरी कहते थे और ऊपरी मंजिल को मंजिल या पाड़ कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, खोल किसे कहते हैं? देखिए, गांवों में खोल किसे कहा जाता था? पर्वतीय इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में मकानों के समूह को कहा जाता है खोल। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, गांव में जैसे मैंने आपको कहा 1 मंजिले 2 मंजिले मकान होते थे, तो 2 मंजिले मकानों में एक मंजिल से दूसरी मंजिल में जाने के लिए फाटक बनाए जाते थे, उन फाटकों को खोली कहा जाता था। हर घर में यह खोली बनाई जाती थी और उन्हीं मकानों के समूह को फिर खोल कहा जाने लगा। ठीक है, गांवों में आपको ज्यादातर हर मकान में जो आगे बरांडा होता है, जो आपका चौक होता है, वो आपको देखने को मिलता था। बरांडा को औछदो यहां पर लिखा गया है और जो चौक होता था उसे गुठियार कहा गया है। ठीक है, तो इन शब्दों को भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है, गणेश गुफा, नारद गुफा, मुचकुंद गुफा, ब्यास गुफा कहां पर स्थित है? तो ये सारी जो इंपॉर्टेंट गुफाएं हैं आपकी, ये सारी की सारी बद्रीनाथ धाम के नजदीक स्थित हैं। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए, इन गुफाओं के बारे में या राज्य की ये जो पवित्र गुफाएं हैं, इनके बारे में ये मान्यताएं मानी जाती हैं कि जब जल प्रलय हुई उसके बाद दोबारा से सृष्टि की रचना हुई, वो इन्हीं स्थानों में हुई थी। ठीक है, इन्हीं गुफाओं में वेदों की, पुराणों की रचनाएं करी गई थी, ऐसी मान्यताएं मानी जाती हैं। तो ये सारी गुफाएं आपकी कहां हैं? क्वेश्चन बना हुआ है पेपर में, बद्रीनाथ के समीप आपके स्थित हैं। सेम यही ऑप्शन आपको दिया गया था। अब हमने दूसरा खंड कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने जनपदवार अध्ययन किया और अभी हमने कुछ मकानों से संबंधित सवालों को देखा। अब हम तीसरे खंड में इसकी शुरुआत करेंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्रशासनिक व्यवस्था, यहां की राजनीतिक स्वरूप, अब आपको उसके एमसीक्यूज अगली कुछ क्लासेस में देखने को मिलेंगे। अगला सवाल है हमारा, माणा का पौराणिक नाम क्या है? तो देखिए, माणा गांव का पौराणिक नाम क्या है? कई बार ये क्वेश्चन हमने किया है, पेपर में भी आया है। माणा को मणिभद्रपुरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो माणा को पुराणों में क्या कहा गया है? मणिभद्रपुरी। इसको आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान पर दक्ष प्रजापति की राजधानी स्थित थी? देखिए, दक्ष प्रजापति की जो राजधानी है वो भी उत्तराखंड में ही स्थित थी। इनकी राजधानी आपके कनखल में थी। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। दक्ष प्रजापति सर्वप्रथम आर्य नरेश माने जाते हैं, यानी आर्यों के पहले राजा कौन थे? वे दक्ष प्रजापति थे। ब्रह्मा जी का पुत्र इनको माना गया है। इनकी जो राजधानी थी वो राज्य के हरिद्वार के निकट कनखल में स्थित थी। इसके अलावा जो इनके अन्य भाई थे, ब्रह्मा जी के जो अन्य 6 मानस पुत्र थे, जिसमें मारीची थे, अंगीरा थे, पुलुत्स थे, पुलह, कृतु, अत्रि, ये सारे जो ऋषि थे, इनके आश्रम भी उत्तराखंड में बने हुए थे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? उत्तराखंड से संबंधित 2 कथन है, चलिए देखते हैं। देव दानव उत्पत्ति का स्थान उत्तराखंड को ही माना जाता है, तो ये वाला कथन आपका सही है। पुराणों में या पौराणिक मान्यता के अनुसार जो देव बने, जो दानव बने, सबकी उत्पत्ति का स्थान कौन सा माना गया है? उत्तराखंड को ही माना गया है। ठीक है, इतना डीप में शायद नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इनको याद कर लीजिए। बलूदी जी की पुस्तक में ये पूरा विवरण दिया गया है, जिनको शॉर्ट फॉर्म में, कहानी के फॉर्म में मैं आपको यहां पर क्लियर करवा रहा हूं। बेसिकली जो दक्ष प्रजापति थे, उनकी जो सबसे बड़ी पुत्री थी उनका नाम था दिति, और जो सबसे छोटी पुत्री थी उनका नाम था अदिति, और दोनों का विवाह महर्षि कश्यप के साथ हुआ। जो अदिति थी उनसे 12 आदित्य यानी 12 देवों का जन्म हुआ, और जो दिति थी उनसे दैत्यों का जन्म हुआ। तो देव और दानव दोनों का उत्पत्ति स्थल उत्तराखंड को ही माना जाता है। इस भूभाग के दक्षिणी भाग में देव और उत्तरी भाग में दैत्यों का शासन था। ये वाला कथन भी आपका सही है। ठीक है, जो दक्षिणी भाग है उत्तराखंड का, वहां पर देवों का शासन था, और जो उत्तरी भाग था वहां पर दैत्यों का शासन था। तो दोनों कथन आपके बिल्कुल सही हैं। अगला,
देवकालीन शासन व्यवस्था का अध्ययन करने से उस समय के 4 प्रकार के शासन क्षेत्रों का पता चलता है। निम्न में से कौन सा उन 4 में शामिल नहीं है? देवकालीन शासन व्यवस्था को ही हम देख रहे थे कि सबसे पहले दक्ष प्रजापति आए, उनकी राजधानी कनखल थी, उनकी 2 पुत्रियां थी जिनसे दैत्य और देव यहां पर बने। देवकालीन शासन व्यवस्था से संबंधित हमें 4 शासन क्षेत्रों की जानकारियां मिलती हैं। ये जो 4 क्षेत्र है, चारों के चारों उत्तराखंड में है। इनमें पहला क्षेत्र है कैलाश, दूसरा क्षेत्र है अलकापुरी, तीसरा क्षेत्र है देवपुरी और चौथा क्षेत्र है आपका हिम क्षेत्र। तो ये आपके टोटल 4 क्षेत्र हैं देवकालीन शासन व्यवस्था के। इसमें ज्योतिर्मठ यानी जोशीमठ इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कैलाश है आपका, जो कैलाश क्षेत्र था, इसके अंतर्गत जो आज के उत्तराखंड का पूरा जो केदार खंड है यानी केदार क्षेत्र है यानी गढ़वाल का क्षेत्र है, वो इसमें शामिल होता था, जहां के प्रमुख भगवान शिव होते थे। ठीक है, अलकापुरी की बात करें तो अलकापुरी भी एक प्रमुख क्षेत्र उस समय इसे माना गया। यहां पर उस समय कई सारी जातियां निवास करती थी, जिनमें सिद्ध है, गंधर्व है, यक्ष है, किन्नर है। ये सारी जातियां यहां पर निवास करती थी। पुराणों में इनका उल्लेख है और इन सभी जातियों का जो राजा था वो कुबेर था। और आपके पास एक सवाल भी आया हुआ है पेपर में, कुबेर की राजधानी कहां है? तो आपने कहा था अलकापुरी। ठीक है, तो ये उन्हीं 4 शासन क्षेत्रों में है जिनका उल्लेख देवकालीन शासन व्यवस्था में है। पहला कैलाश, दूसरा अलकापुरी। इसके अलावा तीसरा था देवपुरी। जो देवपुरी वाला क्षेत्र है आपका कैलाश मानसरोवर के दक्षिण पश्चिम में और अलकापुरी के उत्तर पूर्व में यहां स्थित था। देवपुरी का जो शासक था वह इंद्र था। ठीक है, और चौथा क्षेत्र था आपका हिम क्षेत्र, जो आपका अलकापुरी से ही मिला हुआ था, उसके दक्षिण पश्चिम में स्थित था। अलकापुरी के उत्तर पूर्व में देवपुरी और दक्षिण पश्चिम में हिम क्षेत्र, जहां के राजा जो थे वो हिमालय थे या हिमालय पर्वत थे। जो माता पार्वती हैं वे हिमालय की ही पुत्री थी, तो उनका जो शासन था या उनका जो क्षेत्र था वो हिम क्षेत्र में आता था। तो ये 4 शासन क्षेत्र हैं जिसमें ज्योतिर्मठ शामिल नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट है ऋग्वेद में अलकनंदा के लिए क्या कहा गया है? तो देखिए, ऋग्वेद में अलकनंदा के लिए हिरण्यवर्तनी या हिरण्यवती कहा गया है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर यहां पे होगा। उत्तराखंड का भी जो पहला उल्लेख हमें देखने को मिलता है वो ऋग्वेद में ही देखने को मिलता है। ऋग्वेद में ही उत्तराखंड की जो प्रमुख नदी है अलकनंदा, इसके लिए हिरण्यवर्तनी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है वैदिक काल में उत्तराखंड के किस जन का शासन था? देखिए, वैदिक काल में या ऋग्वैदिक काल के अनुसार उत्तराखंड में उस समय त्रित्सु जन का शासन था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। यह क्वेश्चन भी आपका एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखिए, ऋग्वेद में आर्य जो लोग होते थे उस समय ऋग्वैदिक काल में, वे 5 जातियों में बटे हुए थे। 5 जातियां कौन कौन सी थी? एक जाति थी उनकी पुरु, एक जाति थी उनकी त्रित्सु, इसके अलावा एक थी उनकी अनु, एक उनकी यदु और एक थे वे त्रिवसु। तो त्रिवैदिक काल में आर्य 5 जनों में यानी 5 जातियों में बटे हुए थे। उत्तराखंड में त्रित्सु जन का शासन था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है गंगा यमुना के नहर को किस इतिहासकार ने स्वर्ग भूमि कहा है? देखिए, गंगा यमुना के नहर को इतिहासकार जिसने स्वर्ग भूमि कहा, इसका नाम है फरिश्ता। मुगल कालीन जो इतिहासकार है फरिश्ता, इसके द्वारा यह कथन कहा गया था। ठीक है, तो गंगा यमुना के नहर को स्वर्ग भूमि किसने कहा? तो आप कहेंगे फरिश्ता, जो कि मुगल कालीन है। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य में पशुओं के बाड़े को क्या कहा जाता था? यह क्वेश्चन भी पेपर में आपसे पूछा गया है। देखिए, राज्य में पशुओं के बाड़े को कहते थे गोष्ठ। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। गोष्ठ या गोठ इन्हें कहा जाता था और इसी शब्द से आगे चल करके एक प्रसिद्ध शब्द अस्तित्व में आया जिसका नाम होता था गोत्र। तो वह भी किससे आया है? इसी शब्द से आया है। आपके पास सवाल आया था कि गोट शब्द का संबंध किससे है? तो पशुओं से है, पशुपालन से है। जो पशुओं का बाड़ा होता था उसको कहते थे। ठीक है, बेसिकली जब आर्य लोग रहते थे तो उनकी जो संपत्ति होती थी, मुख्य जो संपत्ति होती थी, वो पशुधन को मानते थे, गौधन को मानते थे। तो पशुओं को बांधते थे वो जहां पर, जिस जगह पर, उसको गोष्ठ या गोठ कहा जाता था। सभी के अपने अपने अलग गोठ बने होते थे। एक ही गोठ के लोगों में शादी उस समय नहीं होती थी और बाद में चलकर यह प्रथा चलती रही कि एक ही गोत्र के लोगों में शादी नहीं होती। ठीक है, तो बेसिकली यह शब्द यहीं से आया था, गोत्र का। कहां से? गोठ या गोष्ठ। जो दांदड़ है यह दीवार के लिए इस्तेमाल होता है और गुठियार जो है वो चौक के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, चौक या बरामदा।
कर्ण आश्रम की स्थापना आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई मानी जाती है? तो देखिए, कर्ण आश्रम की बात करते हैं। कर्ण आश्रम आपका उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जनपद के कोटद्वार के नजदीक मालिनी नदी के तट पर बसा हुआ है। कर्ण आश्रम किस नदी के तट पर है? पेपर में पूछा गया है, मालिनी नदी के तट पर। इसी कर्ण आश्रम में जो राजा भरत हुए थे, जिनके नाम पर देश का नाम भारत पड़ा, इन राजा भरत का जन्म इसी कर्ण आश्रम में हुआ था। ठीक है, इसी कर्ण आश्रम में जो महाकवि कालिदास हैं, उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना भी करी थी। तो काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार यह आश्रम पूछा गया है। इस आश्रम की स्थापना आज से लगभग 7200 साल पहले की मानी जाती है। ठीक है, यानी लगभग 35 से 3700 ईसा पूर्व के करीब इस आश्रम की स्थापना मानी जाती है। महर्षि कर्णव के द्वारा इसे बनाया गया था। ठीक है, किस काल को द्वापर युग भी कहा जाता है? यह क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पेपर में बना था। देखिए, द्वापर युग जो कहा जाता है वो महाभारत काल को कहा जाता है। रामायण काल को त्रेता युग के नाम से जाना जाता है। और आपसे पेपर में यही आया था कि निम्न में से रामायण जो है वो किस काल का है? सतयुग का है, त्रेता का है या द्वापर का है? तो आपने कहा था रामायण त्रेता काल का है, त्रेता युग का है, और महाभारत काल को द्वापर युग कहते हैं। ठीक है, उत्तराखंड का उल्लेख बेसिकली रामायण काल में, महाभारत काल में भी आपको देखने को मिलता है, यहां के क्षेत्र का उल्लेख। रामायण काल से संबंधित जो जानकारियां मिलती हैं, जो उस समय ऋषि वशिष्ठ थे उनकी जानकारी मिलती है, उनके अनुसार यह हमें पता चलता है कि भगवान श्री राम ने बद्रीनाथ केदारनाथ धाम की यात्राएं करी थी। देवप्रयाग में उन्होंने तपस्या भी करी थी, इसका भी वर्णन हमें मिलता है। ठीक है, तो रामायण में भी उत्तराखंड को एक इंपॉर्टेंट स्थान मिला हुआ है। त्रेता युग उस काल को कहते थे। महाभारत का तो कई सारा उल्लेख हमें मिलता ही है। वन पर्व में उल्लेख है कि पांडवों ने बद्रीनाथ की यात्रा करी थी। महाभारत में ही उल्लेख है कि पांडवों की ओर से जिसने युद्ध किया था, गढ़वाल का जो एक राजा था कुड़िंद राजा सुबाहु, उसकी राजधानी श्रीनगर थी। उसने पांडवों की अधीनता स्वीकार करी और पांडवों की ओर से फिर युद्ध लड़ा था। तो महाभारत में कई सारा उल्लेख हमें उत्तराखंड का मिलता है। महाभारत में ही राजा विराट का उल्लेख मिलता है, जिनकी राजधानी विराटगढ़ी थी। और उन्हीं राजा विराट की पुत्री, जिनका नाम उत्तरा था, उनके साथ अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की शादी भी हुई थी। ये सारा उल्लेख हमें महाभारत में मिलता है। महाभारत का ही एक पर्व है संभव पर्व जिसको कहा जाता है। उसके अनुसार यह बताया गया है कि जो पांडव थे वो आपके पांडुकेश्वर में ही उनका जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, रामायण काल के बाणासुर की राजधानी कहां थी? देखिए, बाणासुर का किला नहीं पूछा है। बाणासुर का किला आपके लोहाघाट चंपावत में है, लेकिन यहां पर बाणासुर की राजधानी पूछी है। बाणासुर जो थे वो रामायण काल के थे। भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। इनके जो पूर्वज थे वो हिरण्यकश्यप थे, उन्हीं के वंशज थे। हिरण्यकश्यप का ही वंशज था बाणासुर, जो भगवान शिव और पार्वती जी के बहुत बड़े भक्त थे। इनकी जो राजधानी थी वो जोशीमठ में थी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। जोशीमठ या ज्योतिषपुर जिसको कहा गया है उस समय, वहां पर इनकी राजधानी स्थित थी। ठीक है, नेक्स्ट है, महाभारत काल के बाद राज्य का अधिकांश इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है? तो जैसे मैंने आपको कहा कि पौराणिक ग्रंथों में उत्तराखंड का जो उल्लेख है वो रामायण में भी मिलता है। वहां पर बताया गया है कैसे भगवान श्री राम ने यहां की यात्रा करी थी। महाभारत में तो मिलता ही मिलता है। महाभारत के बाद राज्य का जो ज्यादातर इतिहास हमें मिलता है वो पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी में मिलता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो पाणिनि हैं इन्होंने संस्कृत भाषा में अपनी इस रचना को लिखा था, अष्टाध्यायी को। इसी में हमें जानकारी मिलती है महाभारत के बाद ज्यादा उत्तराखंड की। ठीक है, जो कुड़िंद साम्राज्य था, जो आपके पाणिनि के अष्टाध्यायी में कुड़िंद साम्राज्य जो उस समय यहां पर चल रहा था, उसकी ज्यादा जानकारियां हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, कुड़िंद साम्राज्य वाले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे कुड़िंदों के शासन को 3 वर्गों में या 3 कालखंड में बांटा गया है। उसमें जो शुरुआती कालखंड है उसकी जानकारी महाभारत से, जो दूसरा उनका कालखंड है उसकी जानकारी हमें अलग अलग ग्रंथों से मिलती है, जिसमें पाणिनि का अष्टाध्यायी इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो खंड है उसके बारे में जानकारी हमें मौर्यों के अभिलेख या जो अशोक का कालसी अभिलेख है वहां से मिलती है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं, या फिर कुड़िंद राज्य जीके ट्रैकर आप सर्च करेंगे आपको वीडियो मिल जाएगा। आने वाली क्लासेस में कुड़िंदों से जुड़े ऐसे ही और सवाल आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। हम कोशिश करते हैं कि जो बुक में आपको दिया गया है डेटा, या जो कोई भी आपको कंटेंट दिया गया है, क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको और ज्यादा डीप में यहां पर बनाएं, और उनसे मिलते जुलते अगर किसी दूसरी बुक में अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं उनको भी साथ में इंक्लूड करें, जिससे आपको बुक से ज्यादा ही चीजें यहां पर मिले, कम चीजें बिल्कुल भी ना मिले।
तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 और सवालों को यहां पर देखा। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।